सरहद पर भारतीय जांबाजों की फौलादी दीवार के सामने नतमस्तक होने के बाद चीन ने कूटनीति की मेज पर अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंके, लेकिन वहां पर भी नाकाम रहा। तो अब उसने भारत के अर्थतंत्र पर प्रहार करने के लिए ट्रेड वार छेड़ दिया है। और राज की बात यह है कि इसके पीछे उसका उद्देश्य है पीएम मोदी को उनके ही मुल्क में कमजोर करना। बात करेंगे कैसे पीके फैक्टर कांग्रेस में और ज्यादा गहरा होता जा रहा है और ओबीसी की छतरी के नीचे आने के लिए कैसे लोग और ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और साथ ही बात होगी कैसे उत्तर प्रदेश में सियासी गणित साधने के लिए कुछ नए चेहरे गैर राजनीतिक जो हैं उनको बीजेपी आगे कर सकती है। – 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए सियासी पंख फड़फड़ाने लग गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने ऊंची ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी है। चूंकि 2017 में पूरे आभा मंडल के साथ यहां पर बीजेपी का कमल खिला था, इसलिए ज्यादा कमाल करने की जरूरत उसी को है। तो कोई ब्राह्मणों को साध रहा है, कोई दलितों को, तो कोई ओबीसी को, और सभी दल अपने अपने वोटरों को जुटाने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि अगर कमल को कमाल करना है तो इस बार कुछ नया करना होगा। तो वो नया बदलाव क्या है, वही राज की बात हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि चुनावी रणनीतियों में खुद के बदलाव का बीड़ा उठाया है बीजेपी ने, और यह बदलाव है विकास की बात को प्राथमिकता में लाने का, जनता से सीधे जुड़ जाने का। और 2022 विधानसभा चुनाव की इसी बदली हुई रणनीति की बानगी सामने आई है अयोध्या से, जहां राम मंदिर शिलान्यास की वर्षगांठ पर अन्न महोत्सव की शुरुआत हुई। कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न दिया गया और कुछ हितग्राहियों के प्रधानमंत्री ने सीधी बात भी की। अयोध्या से आई इन्हीं तस्वीरों में आज के राज की बात का सार छिपा हुआ है। अच्छा बदामी जी, आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। हाँ, परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिल रहा है मंत्री जी, 35 किलो राशन मिल रहा है, वही से परिवार चल रहा है, उनके देनी है मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है, बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। राज की बात यह है कि पीएम मोदी से यूपी के वोटरों को सीधे जोड़ने की रणनीति बनाई गई है, क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को केंद्र की लैंडमार्क योजनाओं का और जो सीधे पीएम के दिल के करीब हैं उनका जो लाभ मिला है, उनके हितग्राहियों और लाभार्थियों के साथ में पीएम मोदी का कनेक्ट कराया जाए, इसको लेकर पूरी टीम जुट चुकी है, योजना बन चुकी है। कोशिश ये है कि पीएम मोदी के नाम को यूपी में जितना भुनाया जा सके भुनाया जाए, क्योंकि वही यहाँ पर जीत की गारंटी है। पीएम की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। मसलन उज्ज्वला योजना जो महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई, पीएम गरीब कल्याण योजना जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संजीवनी बनी, इसके साथ ही किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा हुआ। साथ ही साथ कोरोना काल में जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने की बड़ी योजना लंबे समय से लागू है। लिहाजा इन लाभार्थियों को अगर साथ लिया जाए, इनसे सीधा संवाद बना लिया जाए, तो इलेक्शन में तो फायदा होगा ही और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी कम करने में काफी आसानी हो जाएगी। चूंकि जिक्र एंटी इनकम्बेंसी का भी आ गया है, तो इससे भी जुड़ी आपको राज की बात बता देते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने लगभग तय करके रखा हुआ है कि जनता के मन के आधार पर और सत्ता विरोधी लहर को काटने के लिए 30 से 35% विधायकों के टिकट कटेंगे। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि टिकट कट रहे हैं, क्योंकि नगर निगम दिल्ली के जो चुनाव हुए थे और तमाम राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी ने ये फार्मूला पहले भी अपनाया है। काफी हद तक उसको सफलता भी मिलती रही है।
लेकिन यहाँ पर जो राज की सबसे बड़ी बात है कि इनको रिप्लेस करने वाले लोग कौन होंगे। तो बीजेपी जैसा करती है, विधायक के चयन से लेकर मुख्यमंत्री तक के चयन में सरप्राइज करना, चौंका देना, यहाँ पर भी चौंका देने वाले नाम ही होंगे। राज की बात यह है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और कला के क्षेत्र से जुड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले चलाया गया बीजेपी का संपर्क फॉर समर्थन कैंपेन, जिसमें पार्टी के बड़े नेता अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से मिलते थे और अपनी पार्टी और प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगते थे। कुल मिलाकर यूं कहें कि यूपी की पॉलिटिक्स को साधने के लिए नॉन पॉलिटिकल लोगों की भूमिका भी आगामी चुनाव में बड़ी हो सकती है। आपको याद होगा, क्रिकेटर सुरेश रैना से लेकर पूर्व न्यायाधीश तिलहरी और पंडित छन्नूलाल मिश्र समेत तमाम बड़ी हस्तियों से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की थी। सीएम योगी ने ही लखनऊ में अकेले 6 हस्तियों से मुलाकात की थी। तो पहला ये कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में पीएम की योजनाओं के जो लाभार्थी रहे हैं उनसे मिलेगी, संवाद स्थापित करेगी और ये निरंतर बना रहे चुनाव तक ये भी स्थापित करेगी। इसके साथ ही जो लोकप्रियता के पैमाने पर या परफॉर्मेंस के पैमाने पर कमजोर विधायक हैं उनके टिकट काटेगी और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो तमाम क्षेत्रों के दिग्गज और महारथी हैं जो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनको टिकट देकर और ज़्यादा चुनावी समर में हलचल पैदा करेगी। हिंदुस्तान की सियासत में जातियों के जत्थे को जिसने साध लिया, सत्ता उसी के कदमों को चूमती चली आ रही है। इसीलिए लोकतंत्र में बात चाहे जितना विकास की हो, जातियों को साधना ही सभी दलों की प्राथमिकता होती है। वैसे तो मंडल कमीशन के बाद जो सबसे ज्यादा आगे आया राजनीति में पिछड़ा वर्ग, उसके खैरख्वाह या उनकी आवाज क्षेत्रीय छत्रप होते रहे हैं, लेकिन राजनीति में राष्ट्रीय दल उनको ये पूरा केक दे दें ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए जब बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक पर सबसे बड़ी सेंध मारी और कब्जा जताया तो कैसे क्षेत्रीय छत्रप फिर से आगे आ रहे हैं और ओबीसी की ये जो लड़ाई है कितना आगे बढ़ती जा रही है और इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर करते हैं राज की बात में बात। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। विभिन्न जाति बिरादरी के सब लोग आपको मिलेंगे। हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है। 1931 में जाति आधारित जनगणना, उसके बाद आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। देश में जाति जनगणना हो, जातिवार हो, जाति जनगणना हो, जातिवार हो। इसी वोट बैंक को साधने के लिए हाल ही में मेडिकल परीक्षा में भी ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया ताकि बीजेपी को आने वाले चुनाव में सीधा फायदा मिल सके। लेकिन तू डाल मैं पात वाली सियासत में किसी को नफा हो और दूसरा दल हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। राज की बात यह है कि बीजेपी के आरक्षण वाले मास्टर स्ट्रोक पर नीतीश सरकार की नीति ने कंपटीशन को बढ़ा दिया है। लंबे समय से देश में जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है। 2011 में जाति जनगणना हुई भी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके लिए तमाम तर्क दिए गए, तमाम संवेदनशीलताएं बताई गई। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ओबीसी वर्ग का समर्थन प्राप्त किया है और उस वोट बैंक में लगातार सेंध लगा रही है, उसके बाद क्षेत्रीय छत्रपों में बेचैनी बढ़ी और तुरंत उनके ही सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार जाति जनगणना की जिद पर अड़ गए, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि देश में लगभग 41% से ज्यादा ओबीसी वोटरों पर न सिर्फ उसकी निगाह है, बल्कि उन्हें अपने खेमे में लाने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले भी किए हैं। चाहे ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो या फिर अभी मेडिकल में उनको आरक्षण, ये सभी कदम इस बड़े वोट बैंक के लिए हैं। यहाँ तक कि मोदी कैबिनेट में भी कितने ओबीसी हैं, इस बात को भी बीजेपी भरसक प्रचारित कर रही है। अब ये जो जातीय जनगणना को लेकर बहस या कशमकश चल रही है, ये कोई एक दिन में उठा हुआ सवाल नहीं है। इसके पीछे राज की बात है। जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से ओबीसी
वोट बैंक को अपने कब्जे में करती चली जा रही थी, उसके खिलाफ क्षेत्रीय दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही इन क्षेत्रीय दलों का आविर्भाव हुआ, अभ्युदय हुआ या जन्म हुआ, और उनका जो मूल वोट बैंक था वो ओबीसी ही था। तो बीजेपी की इस दूरदर्शी रणनीति से उनके अस्तित्व पर ही खतरा पैदा होने लग गया था। खास बात यह है कि इसकी काट के लिए विपक्ष नहीं बल्कि राजग के अंदर से जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने ओबीसी सियासत में प्रतिद्वंदिता बढ़ाने वाला दांव चल दिया है। नीतीश ने न सिर्फ इस मसले पर राजद नेता और अपने सबसे बड़े आलोचक तेजस्वी यादव से बात की, बल्कि राज्यों में जातिगत जनगणना का दबाव बढ़ा दिया। यदि बिहार के साथ और भी एक दो राज्य जनगणना के लिए राजी हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर केंद्र पर जाति जनगणना करा उसे घोषित करने का दबाव बढ़ेगा। नीतीश कुमार के इस कदम से बीजेपी खेमे की बेचैनी को आप केवल इसी बात से समझ सकते हैं कि अब तक 4 बार ओबीसी मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातिगत जनगणना के नुकसान समझा चुका है, लेकिन ओबीसी वर्ग के वोटर्स को साधने की जंग में नीतीश का कदम बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बन गया है। साफ है कि ओबीसी की विभिन्न जातियों के आंकड़े खुलकर सामने लाने का मतलब साफ है कि उसी हिसाब से सियासी चक्रव्यूह रचा जाएगा। लड़ाई न सिर्फ जटिल होगी बल्कि बेहद संवेदनशील भी। अभी तो ओबीसी की पहचान सामने लड़कर बात आगे जा रही है, तब वो जाति अस्मिता पर जा पहुंचेगी। सियासत में सगा होने की शर्त केवल सत्ता है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी थी। तो अब वक्त पलटा है। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का दांव खेलकर कमल छाप जो राजनीति है बीजेपी की, उसके लिए मुसीबत पैदा कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दांव पेच में ओबीसी पर किसका ज्यादा कब्जा होता है और कौन अपना बचा पाता है। लेकिन यह तय है कि सत्ता में अगर किसी के पास नहला होता है तो तत्काल उस पर दहला मारने के लिए दूसरा आगे आ जाता है। हिंदुस्तान की सियासी फिजा लगातार हाई वोल्टेज बनी हुई है। साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल का बवाल धमाल मचाए हुए था, तो साल का जो उत्तरार्ध होगा अगले साल होने वाले चुनाव की तपिश में उसकी फिजा तपने लगेगी। लेकिन रणनीतियों का दौर अभी से शुरू होने लगा है। रणनीतिकार मंथन में जुट गए हैं, लेकिन हम आपको जो राज की बात आज बताने जा रहे हैं उस सियासी समर के योद्धाओं की नहीं बल्कि उस महारथी की जिसे चुनावी चक्रव्यूह को भेदने में बहुत ज्यादा कामयाब माना जाता है। बात करेंगे प्रशांत किशोर की। देखिए, चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, ये काम तो मैं रोज करता हूँ। वो प्रशांत किशोर थे जिन्होंने कई दलों और दिग्गजों के सियासी संग्राम को विजय पथ पर अग्रणी बनाया। वो प्रशांत किशोर जो चुनाव से पहले जिस भी दल में पहुंचे उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है, लेकिन चुनावी राजनीति का रणनीतिकार इस बार खुद अपने ही सियासी अरमानों के चक्रव्यूह में फंसा नजर आ रहा है, और यही राज की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। पीके यानी प्रशांत किशोर अब राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, चुनावी रणनीतिकार की भूमिका को पीछे छोड़कर। ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन एक राज जो सबके दिमाग में रहता है और जो सवाल सबके दिमाग में रहता है वो ये कि आखिर तमाम राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को अपने साथ लेना चाहते हैं, चाहे ममता हो, चाहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हो, और अखिलेश को भी उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज की बात यह है कि पीके ने अपना टारगेट कांग्रेस में जाने का सेट करके रखा हुआ है और उससे वो इधर उधर नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित होने के लिए पीके को बहुत बड़ी अग्नि परीक्षाएं अभी पार करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का दुरूह चुनाव, जहां पर उन्हें कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी मिलेगी। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का फार्मूला पीके ने सेट किया था, जो बुरी तरह से फेल हुआ था। ऐसे में राहुल तो पीके को पहले रणनीतिकार के तौर पर दोबारा लाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उनके प्रदर्शन को देखते हुए और प्रियंका पीके के प्लान से प्रभावित रही और उनका मानना रहा कि पीके को पॉलिटिकल लड़ाई में एक बार फिर से आजमाया जा सकता है। राज की बात यह कि कांग्रेस को परिवारवाद की जकड़न से मुक्त करने और परिवर्तन की बात करने वाले
G23 के नेता भी पीके को तत्काल पार्टी में लाने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि यूपी में पीके के आने से लाभ होगा और साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव भी सामने है, तो पीके की जो स्पेशलिटी है या जो उनकी विशेषज्ञता है उसका लाभ पार्टी को मिले। तो मतलब समझना मुश्किल नहीं है, मतलब या तो पीके सफलता दिलाएं या फिर उनका पानी उतर जाएगा। और पीके का पानी उतरने का मतलब सिर्फ पीके नहीं बल्कि आला कमान भी होगा। दरअसल कांग्रेस के लिए गुजरात की सियासी लड़ाई भी बड़ी है और महत्वपूर्ण भी। हालांकि यूपी को कांग्रेस हल्के में ले रही ऐसा नहीं, लेकिन चूंकि वहां पर हालात नंबर 5 वाले हैं, ऐसे में थोड़ी भी कामयाबी मिली तो उससे संतोष किया जा सकता है। लेकिन गुजरात में सीधी टक्कर बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि पीके को यूपी में आजमा लिया जाए। इससे अंदाजा लग जाएगा कि गुजरात में उनका कितना जादू चल सकता है, और गुजरात जीते तो फिर कांग्रेस के ही नहीं पीके के भी सियासी अरमानों को पंख लग सकते हैं। हालांकि ये फैसला कांग्रेस के लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगर जीत होती है या सफलता मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर असफलता मिली तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से G23 के नेता गांधी परिवार के इस समय आलोचक बने हुए हैं, वो ठीकरा पूरी तरीके से गांधी परिवार पर ही फोड़ देंगे। हाँ, प्रशांत किशोर के लिए जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए ये सफलता दिलाना जरूरी होगा, क्योंकि फ्यूचर प्लान इसी के साथ जुड़ा हुआ है। राज की बात यह भी है कि टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियां पीके के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हैं, और उधर का रुख पीके करें तो उन्हें आसानी से राज्यसभा की सीट भी मिल जाएगी। बावजूद इसके पीके का प्रयास कांग्रेस के लिए ही जारी है। ऐसे में G23 के ये नेता भी मानते हैं कि अगर पीके कांग्रेस को लेकर इतने आसक्त हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें कुछ अच्छी संभावनाएं भी दिखती हैं। हालांकि कुछ नेता इसे व्यंग्यात्मक लहजे में भी बयां करते हैं। वर्तमान हालात में कांग्रेस को पीके की जरूरत है और पीके को कांग्रेस की, दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। ये शायद बन भी जाए, लेकिन ये कितना लंबा जाएगा ये एक प्रश्न है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि तमाम संभावनाओं और विकल्पों के खुले होने के बावजूद पीके कांग्रेस में ही क्यों जाना चाहते हैं। खैर, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन पीके का भविष्य और कांग्रेस का भविष्य दोनों का इस पूरे साथ पर निर्भर करता है कि कांग्रेस की नैया अगर वो पार लगा पाएंगे तभी उनके सियासी सपनों को उड़ान मिल सकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।